नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। लॉकडाउन, मजदूरों की सरकार से गुहार, भूख से बचा लो परिवार। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर शिवराज सरकार के खिलाफ फिर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रेंड करने लगा शिवराज लाए कोरोना। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, हर इंडस्ट्री का दर्द, लॉकडाउन के बीच अब हो काम की बात, हम हैं तैयार। हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस जंग में भारत के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन, मजदूरों की सरकार से गुहार, भूख से बचा लो परिवार। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूरों की जिंदगी मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। उनके पास खाने के जो थोड़े बहुत सामान बचे थे वह भी खत्म हो रहे हैं। खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि करने को कोई रोजगार नहीं है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए अपने घरों में बंद रहना भी जरूरी है। जीवन यापन के लिए अपने घर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भूखे पेट इन मजदूरों की जिंदगी कैसे चलेगी। लॉकडाउन ने एक बड़े तबके के लिए जीने की समस्या खड़ी कर दी है। दूर दराज से रोजी रोटी कमाने महानगरों की ओर आए विस्थापित मजदूरों की जिंदगी अब अधर में लटकी है। राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के विस्थापित मजदूरों की बड़ी आबादी बसती है। हमारे संवाददाता की मुलाकात उत्तर प्रदेश निवासी लक्ष्मण से हुई। लक्ष्मण दिल्ली में ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनके रिक्शे के पहिए की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दी। रिक्शा बंद हुआ तो कमाई का जरिया भी खत्म हो गया। वायरस के डर से बाहर जा ही नहीं सकते। परिवार के साथ अपने घर में मोबाइल फोन पर लूडो खेलते हुए दिन बिता रहे हैं। लेकिन भूखे पेट जिंदगी भी कैसे चले। लक्ष्मण कहते हैं, हमें पता है बाहर बीमारी का खतरा है, लेकिन अपने गांव चले जाते तो किसी तरह जी खा लेते। जो पैसे थे वह खत्म हो गए, राशन भी नहीं बचा है। आटा चावल बटा तो था, लेकिन सबको नहीं मिला। सरकारी स्कूल में खाना मिलता है, आजकल वहीं खाकर जिंदा हैं। लक्ष्मण जैसे अन्य मजदूर भी यही चाहते हैं कि उनके घर तक राशन पहुंच जाए, तो वह भी लॉकडाउन का पालन करें और घर में ही रहें। दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स इन परिवारों के लिए सपना है। फिलहाल पेट भर दाल चावल मिल जाए वही उनके लिए बड़ी बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर शिवराज सरकार के खिलाफ फिर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रेंड करने लगा शिवराज लाए कोरोना। जी हां दोस्तों, साम दाम दंड भेद लगाकर भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बना ली हो, लेकिन कैबिनेट विस्तार न होने की वजह से मध्य प्रदेश वासी खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। राज्य में अभी तक ना तो कोई गृह मंत्री है और ना ही स्वास्थ्य मंत्री जो संकट की इस घड़ी में लोगों की जान बचाने के उपाय कर सके। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश विदेश में युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने के उपाय हो रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में आपातकाल सरीखा माहौल है। कोरोना जैसी घातक वैश्विक बीमारी के प्रति राज्य सरकार की ऐसी उदासीनता के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। ट्विटर पर गुरुवार देर शाम हैशटैग शिवराज लाए कोरोना ट्रेंड करने लगा। इस दौरान लोग कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर शिवराज सरकार की जमकर निंदा करने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इंदौर के भयावह हालात के जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उनकी सत्ता की लालच ही इंदौर के लिए मुसीबत बन चुकी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा था कि कोरोना से मध्य प्रदेश में संक्रमण का औसत 2 गुना, ठीक होने का औसत आधा और मरने का औसत 3 गुना है। किसकी नजर लग गई मध्य प्रदेश को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा शिवराज पनौती। कुछ ही देर बाद ट्विटर पर शिवराज पनौती ट्रेंड करने लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर इंडस्ट्री का दर्द, लॉकडाउन के बीच अब हो काम की बात, हम हैं तैयार। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में पूरा देश घरों में कैद है और अर्थव्यवस्था के पहिए भी थमे हुए हैं। 20 अप्रैल से औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। नए गाइडलाइंस के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों और उनके वाहनों को ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग,
पोर्ट, एयरपोर्ट, कंटेनर और इससे जुड़ी सेवाओं की चेन शुरू हो जाएगी। हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों और सहायकों की सुविधा के लिए ढाबे भी खुलेंगे। ऐसे होटल, होम स्टेज, लॉन्च और होटल्स को खोलने की इजाजत दी गई है जहां लॉकडाउन के दौरान सैलानी फंसे हैं। महानगर पालिका और नगर पालिका के बाहर उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे। सेज और निर्यात विशेष यूनिट्स में कामकाज शुरू हो जाएगा। शर्त ये रहेगी कि संस्थान अपने कर्मचारियों को कामकाज के परिसर में ही रहने की सुविधा देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सीएम के शहर में हुई सालगिरह की दावत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर कुछ लोग दावत उड़ाने में मगन हो गए। उनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इस पार्टी में करीब 60 लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने पार्टी आयोजक व अन्य खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर के बेतिहाता मोहल्ले के सर्राफ अपार्टमेंट में 15 अप्रैल की शाम एक बड़े मैदा कारोबारी अरुण अग्रवाल ने शादी के सालगिरह की पार्टी का आयोजन किया था। इस बीच अपार्टमेंट के नीचे लिविंग एरिया में चल रही पार्टी का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अचानक वीडियो जारी होने से हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अफसर और पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए। मजिस्ट्रेट की टीम ने जब छापेमारी की तो पता लगा कि पार्टी चल रही थी। वहीं पुलिस पहुंची तो रेजिडेंसी में ब्लैकआउट हो गया। सब अपने घरों की बत्तियां बुझाकर छिप गए। इस मामले में मजिस्ट्रेट की तहरीर पर कैंट थाना में पार्टी के आयोजक अरुण अग्रवाल के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया। सीईओ कैंट सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि व्यापारी द्वारा शादी के सालगिरह की पार्टी का आयोजन किया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची तो ये वायरल वीडियो सच निकला। सीईओ ने बताया कि लॉकडाउन में धारा 144 लागू है। सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और एक स्थान पर 4 से अधिक लोगों के खड़े होने पर मनाही है। पुलिस ने पार्टी वाली जगह से कुर्सियों सहित कई सामान कब्जे में ले लिया है। व्यापारी अरुण अग्रवाल के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात पर धारा 188, 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच सामने आई चीन की शर्मनाक हरकत। भारत को भेजी घटिया क्वालिटी पीपीई किट। जी हां दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए निजी सुरक्षा उपकरण के खराब गुणवत्ता वाले किट चीन ने भारत को भेजे हैं। हालांकि जो खेप गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे उन्हें भारत में बड़ी निजी कंपनियों से दान के रूप में प्राप्त किया गया था। दरअसल चीन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने में मदद के लिए भारत को बृहस्पतिवार को 6,50,000 कोरोना वायरस चिकित्सा किट्स भेजी। बीजिंग में भारत के दूत विक्रम मिस्री ने बताया कि चीन से खरीदी जा रही 20 लाख से अधिक जांच किटों को अगले 15 दिनों में भारत भेजा जाएगा। मिस्री ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट समेत कुल 6,50,000 किटों को आज तड़के ग्वांजू हवाई अड्डे से भारत के लिए भेजा गया। वहीं द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि 1,70,000 भारत सरकार को डोनेट की गई थी, जिसमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं। शख्स ने बताया कि 30,000 और 10,000 किट्स के 2 छोटे कंसाइनमेंट्स भी आए थे जो टेस्ट में फेल हो गए। ये किट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी ग्वालियर में टेस्ट की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का ऑपरेशन शील्ड 2 इलाके में सफल, 15 दिनों में एक भी केस नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट वाले 2 अन्य इलाकों में ऑपरेशन सीलबंदी की सफलता का ऐलान किया है। वसुंधरा एनक्लेव और खिचड़ीपुर में ऑपरेशन शील्ड कामयाब रहा। दोनों जगहों को 31 मार्च को सील कर दिया गया था। बीते 15 दिनों में कोविड-19 महामारी को कोई भी नए मामले इन दोनों जगहों में सामने नहीं आए हैं। वसुंधरा एनक्लेव के मनसारा अपार्टमेंट में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव शख्स पाया गया था, इसलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट के पहले संक्रमित शख्स ने सभी सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने 188 घरों में डोर टू डोर चेकिंग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीडी पर रामायण महाभारत दिखाए जाने के बहाने यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय यशवंत सिन्हा ने कहा है कि दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों को फिर से दिखाकर मौजूदा सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे सिन्हा ने कहा है कि दूरदर्शन पर इन धारावाहिकों का दिखाया जाना ऐसा ही है जैसा किसी जमाने में रोम के शासक अपनी जनता को योद्धाओं की लड़ाई दिखाते थे। इसका मकसद सरकार के नाकामियों से ध्यान हटाने के अलावा कुछ भी नहीं है।
गुरुवार शाम की एक ट्वीट में सिन्हा ने लिखा, प्राचीन रोम में वहां के शासक अखाड़े में योद्धाओं का मुकाबला कराया करते थे। इससे जनता का ध्यान राज्य की समस्याओं पर नहीं जाता था। आज हम लोगों को दूरदर्शन पर पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक दिखाकर बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने दूरदर्शन पर 80 और 90 के दशक के कई धारावाहिकों का फिर से प्रसारण शुरू किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इसे फिर से दिखाने का मकसद ये है कि कई लोग घरों में रहते हुए बोर ना हो। वहीं यशवंत सिन्हा ने इसे मूल मुद्दों और नाकामियों से ध्यान हटाने का जरिया कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किया ऐप, दूर फंसे लोगों तक पहुंचेगी नगद मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन होने की वजह से लोग यहां वहां फंसे हुए हैं। झारखंड से दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में बाहर जाते हैं। ऐसे में सरकार ने उनकी मदद के लिए ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए राज्य से बाहर फंसे झारखंडी मजदूरों तक राज्य सरकार सीधे मदद पहुंचा सकती है। लॉकडाउन के पहले चरण में तो मजदूरों ने किसी तरह गुजर बसर कर अपना काम चलाया, क्योंकि उम्मीद थी कि जल्द ही लॉकडाउन खत्म होगा और सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद मजदूरों की हालत और खराब होती जा रही है। ऐसे में झारखंड सरकार ने ये कदम उठाया है। इस ऐप को covid19help.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए सरकार इन चीजों की जांच करती है। पहला, आवेदक का जियो लोकेशन राज्य से बाहर का होना चाहिए। दूसरा, आवेदक का नाम उसके आधार डाटा में अंकित नाम से मेल खाना चाहिए। तीसरा, आवेदक द्वारा दिया गया बैंक विवरण झारखंड राज्य का ही होना चाहिए। चौथा, आवेदक के द्वारा निम्न आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है। पांचवा, आवेदक का गृह जिला, प्रखंड, पंचायत। छठा, आवेदक का नाम, पिता का नाम, आधार संख्या, बैंक का विवरण। सातवां, वर्तमान राज्य एवं जिला जहां फंसे हैं। आठवां, मोबाइल नंबर। इसके बाद आधार नंबर से आंकड़ों और मोबाइल नंबर को OTP के जरिए सत्यापन किया जाता है। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड की तस्वीर और सेल्फी को भी अपलोड करना होगा, जिसका वेरिफिकेशन भुगतान से पहले संबंधित गृह जिले के जरिए किया जाएगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ABP न्यूज को बताया कि जो लोग इस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन सभी मजदूरों के खाते में सरकार 1000 रुपए की नगद राशि उपलब्ध कराएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।